हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोग अच्छी चल रही होगी। ये चैप्टर फर्स्ट का लास्ट वीडियो होगा, लास्ट क्लास होगी और इसमें हम लोग कुछ जो चैप्टर फर्स्ट में कुछ छूट चुके हैं उसे हम लोग कवर अप करेंगे। जैसे ये जो इसका थंबनेल होगा लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली का पार्ट 2। कुछ शब्दावली जो थे जो छूट गए थे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, इसी कारण उसमें कुछ छूट गए थे, उसको हम लोग आज कवर अप करेंगे। और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संपत्ति के कितने प्रकार में बांटे गए हैं ये भी इसमें देखेंगे। और आज ये जो वीडियो आएगा ये चैप्टर फर्स्ट आपका समाप्त हो जाएगा। चैप्टर फर्स्ट खत्म होने के बाद आप लोग का कल से वित्तीय लेखांकन भाग फर्स्ट के चैप्टर 2 चलेंगे, लेसन 2 जो लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। उसमें देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम जो हम लोग अभी उपयोग करते हैं उसका क्या सिद्धांत है, क्या कब आया, कहाँ से लाया गया, ये सब चीज़ देखेंगे। उसमें गोल्डन रूल देखेंगे, कौन कौन गोल्डन रूल होते हैं, ये सब चीज़ उसमें सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग लेन देन के अभिलेखन भाग 1 देखेंगे। उसके बाद फोर्थ भाग में हम लोग देखेंगे लेन देन का अभिलेखन 2। उसके बाद 5 में चैप्टर देखेंगे बैंक समाधान विवरण। उसके बाद 6 नंबर में देखेंगे तलपट और सुधियों का शोधन। उसके बाद 7 नंबर पर हम लोग देखेंगे ह्रास, प्रावधान और संचय, यही हम लोग देखेंगे भाग फर्स्ट में। उसके बाद वित्तीय लेखांकन भाग 2 में देखेंगे वित्तीय विवरण फर्स्ट और वित्तीय विवरण 2, उसमें फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट उसमें पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट उसी में देखने को मिलेगा। आज का जो वीडियो होगा वो लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली के पार्ट 2 होगा। इसमें जो जो छूट गए थे वो इसमें आज कवर अप कर लेंगे और ये चैप्टर फर्स्ट का लास्ट वीडियो होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे और जितने भी क्लास हमने दी है, टोटल 4 का क्लास हमने अपने चैनल पे ले चुके हैं। तो आप उसको क्या करें, पढ़ने का तरीका ये है कि उसको सीक्वेंस से देखें। पहले वीडियो 1 देखें, फिर 2 देखें, फिर 3 देखें, फिर 4 देखें, फिर 5 देखें। इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस आपका पड़ेगा, नहीं कि कभी ये देख लिए वो देख लिए, ऐसा नहीं होता। आप एक सीक्वेंस से वीडियो देखें, 1 देखें, 2 देखें और कॉपी कलम लेकर जरूर बैठे। यूट्यूब पे क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि देख लिए और दिमाग इधर से उधर हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि कभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी उस वीडियो को देख रहे हैं। एक सिलेबस वाइज एक कंठस्थ वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं भी मिलेगा तो उसके लिए पेड करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल पढ़ाई हम एक चैप्टर बाई लेसन बाई पढ़ा रहे हैं। आप लोग इत्मीनान से कंसल्ट होकर पढ़े, आपको इस चैनल पर सारे चीज़ मिलेंगे। अब पैनिक नहीं होना है, हम क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग जितने पढ़ रहे हैं वो इनफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये इस वीडियो में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात बहुत हो गया, हम लोग कल क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली पार्ट 2। इसमें देखेंगे डेटर, पहला आप बहुत नाम सुनेंगे, डेबिट सुनेंगे, क्रेडिट सुनेंगे, ये चीज़ भी आप लोग को देखने को मिलेगा। वो लेखांकन समीकरण और लेखांकन अभिलेखन में हम लोग देखेंगे। पहला देखते हैं डेटर। डेटर मतलब देनदार, क्रेडिटर लेनदार, भाउचर जो भाउचर होता है, जो कहीं दुकान पे जाते हैं सामान वामान कीन का भाउचर बनाते हैं, वही भाउचर प्रमाणक। प्रॉफिट लाभ कमाना, लॉस हानि, गेन अभिवृद्धि मतलब गेन कोई चीज़ से हम लाभ प्राप्त करना, डिस्काउंट कोई चीज़ पे डिस्काउंट देना, ठीक। इसको हम लोग देखेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संपत्ति को 2 भागों में बांटा गया है, ये भी हम लोग देखेंगे। हम लोग हेडिंग डालेंगे, बीच में सर्विस देते हैं। हम लोग फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, क्या चीज़, डेटा। इसे देनदार कहते हैं। कॉपी कलम ले लिए होंगे और सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप लिखते चलें, मेरे साथ साथ पढ़ते चलें, लिखते चलें। ये आपके लिए भी बेनिफिट होगा और आपका पढ़ाई में इम्प्रूव करेगा। देखो डेटर का देनदार, नाम से समझ में आ रहा है, देनदार मतलब व्यापार या व्यवसायी या किसी भी कंपनी को पैसा देने वाला, राशि देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, देनदार कहते हैं। जिन व्यक्तियों को उधार माल में बेचा जाता है वो सभी देनदार कहलाते हैं, सभी देनदार कहलाते हैं, सभी देनदार कहलाते हैं। इसके लिखेंगे व्यवसाय को
देने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? व्यवसाय को राशि देने वाले व्यक्ति को या देने वाले व्यक्ति को देनदार कहते हैं। डेटर किसे कहते हैं? व्यवसाय को राशि देने वाले व्यक्ति को देनदार कहते हैं। अगर व्यवसाय से किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो तो पैसा देने वाला है, इसलिए वो डेटर हो जाएगा मेरा। इसको लिखो, जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है वे सभी क्या कहलाते हैं? देनदार कहलाते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को उधार माल बेच रहे हैं तो व्यवसाय में क्या है? उसको पैसा भविष्य में देना है, वो पैसा देगा ही। इसलिए व्यवसाय में उधार माल अगर किसी को बेच रहे हैं तो मतलब बेचने जब उसको दे दिए तो वो भविष्य में कभी ना कभी हमको पैसा देगा, इसलिए उसका एंट्री जो करेंगे डेटर के नाम से करेंगे। तो मान लो कि किसी को पैसा दिए तो वो डेटर हो गया। कोई सामान बेचे लेकिन उसके बदले में वो पैसा नहीं दिया तो उसको डेटर कहते हैं, ठीक है? इसलिए उधार मान लेके, ठीक है? यहाँ तक जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे। एग्जाम्पल में राम को 5,000 रुपया का उधार माल बेचा। तो राम तो क्या है? राम डेटर है। डेटर राम भविष्य में जब भी अगर उधार माल 5,000 का ले गया तो वो भविष्य में कंपनी या व्यवसाय को, हमारे फर्म को, वो 5,000 रुपये के लिए डेटर है। 5,000 रुपये का डेटर है, 5,000 रुपया वो देगा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा है क्रेडिटर। डालेंगे क्रेडिटर। इसी का उल्टा हो जाएगा। देखो, व्यवसाय को ये राशि देने वाला व्यक्ति होता है, देनदार कहलाता है। लेकिन व्यवसाय से अगर कोई व्यक्ति पैसा लेने वाला होता है, अगर कोई व्यापारी है, किसी बड़े व्यापारी से सामान खरीदा, ठीक है, उसको पैसा नहीं दिया तो उसके जो एंट्री में होगा वो क्रेडिटर होगा। व्यापार से राशि लेने वाले व्यक्ति को लेनदार कहते हैं। लिखते चलेंगे। व्यवसाय से राशि लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? व्यवसाय से राशि लेने वाले व्यक्ति लेनदार कहलाते हैं। इसको लिख लेंगे, जिन व्यक्तियों संस्थानों से उधार माल खरीदा जाता है वे लेनदार कहलाते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं। इससे एग्जाम्पल देख लेंगे। रमेश से 6,000 रुपया का उधार माल खरीदा। कोई दिक्कत नहीं। रमेश यहाँ क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर देखो, इसमें है डेटर में उधार माल बेचा, ठीक है? यहाँ उधार माल बेचा, लेकिन यहाँ उधार माल क्या हो रहा है? खरीद रहा है। तो उधार माल खरीदा है तो रमेश हमारा क्रेडिटर, उसको भविष्य में हमको पैसा देना है, और डेटर में इससे हमको भविष्य में पैसा लेना है। इसे देनदार कहते हैं, इसे लेनदार कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा।
प्रमाणक भाउचर, प्रमाणक भाउचर। भाउचर आप लोग देखे होंगे किसी दुकान पे या किसी जगह पे, रेस्टोरेंट पे, कहीं भी आप कोई सामान खरीदते हैं, उसके बदले में मुद्रा देते हैं, पैसा देते हैं, तो सामान खरीदने के वक्त कोई बिल लेते हैं, वही भाउचर होता है। जैसे कहते हैं ना, कोई मान लीजिए मेडिसिन का दुकान वगैरह, मेडिसिन ली, मेडिसिन के बदले में आपको मेडिसिन दिया, उसके बाद वो जो पैसा लिखा वो जो भाउचर देगा वही भाउचर कहलाता है। प्रमाणक मतलब प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रमाणक, इसका नाम से समझ आ रहा है, भाउचर। भाउचर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमाणक। प्रमाणक के बारे में लिख लेंगे एक लाइन में। प्रमाणक स्रोत, स्रोत प्रलेख की तरह होता है सामान्यतः सभी फर्म अपने व्यवसाय के नाम से अलग प्रमाणक छपवाते हैं। जैसे प्रमाणक किस तरह होता है, जैसे ये एक प्रमाणक बिल होता है। जैसे कोई दुकान पर गया तो कौन मतलब किसी रेस्टोरेंट में गया तो मान के चलिए कि सोनू रेस्टोरेंट है, सोनू रेस्टोरेंट। अब उसमें क्या क्या खाए, क्या क्या दर रहता है, दर कितना है इसमें खाए, टोटल जोड़ के यहाँ पार्टिकुलर रहता है, इसमें लिखा रहता है, और टोटल रुपये मान लो 400 रुपये हो, इसको वहाँ बिल ही निकाल के देगा, उसके नाम से रहता है। ठीक, उसे प्रमाणक कहा जाता है, भाउचर कहा जाता है। कहीं कहीं हम लोग कैश बुक बनाते हैं, उस समय प्रमाणक का प्रयोग होता है कि हमें कहाँ कहाँ पैसा किस आधार पे खर्च किए, उसका क्या मतलब प्रमाणक क्या है, उसका भाउचर वहाँ पे लगाते हैं, वही प्रमाणक कहते हैं। प्रमाणक स्रोत समझने की तरह होता है। सामान्यतः सभी फर्म अपने व्यवसाय के नाम से अलग अलग प्रमाणक छपवाते हैं। वो व्यवसाय को अलग अलग नाम से प्रमाणक, दुकान पे बिल नहीं होता वही होता है प्रमाणक। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, प्रमाणक उसे कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिट, लाभ। लाभ तो आप लोग जानते होंगे। प्रॉफिट, लाभ किसे कहते हैं? देखो, लाभ के लिए ही व्यवसाय किया जाता है, ये तो सामान्यतः सब कोई जानता है। लेकिन इसका सटीक उदाहरण क्या होगा? एक अवधि, एक लेखांकन अवधि। एक लेखांकन कितना अवधि होता है? 12 माह होता है। 12 माह में खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि से आय क्या हो? अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। लाभ, प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। एक लेखांकन 12 माह में खर्च की गई राशि से आय अधिक हो। अगर आय कम होगा तो वो लॉस होगा। अगर मतलब 10 रुपया हम खर्च किए हैं तो मेरा आय कितना होना चाहिए? 12 रुपया। एक वर्ष में अगर 10 रुपया खर्च किए तो 12 रुपया आय होना चाहिए, तभी हम उसको 2 रुपया प्रॉफिट। मान लो कि 10 रुपया खर्च किए, खर्च आय मेरा कितना है? 12 रुपया आय। तो हम क्या कर, आय में से -10 करेंगे तो 2 रुपया मेरा क्या हो जाएगा? यही 2 रुपया प्रॉफिट होगा। अगर आय कम होगा तो लॉस होगा। अब यहाँ पर लॉस देख लेंगे, हानि लॉस। इसका भी उदाहरण देख लेंगे। एक लेखांकन वर्ष में लेखांकन अवधि में खर्च
की गई राशि से आय कम हो, आय कम हो, आय क्या हो, कम हो, तो उसे हानि कहते हैं। क्या हानि कहते हैं? मान के चलो खर्च है 10 रुपया, 10 रुपया खर्च है, आय कितना है 8 रुपया आय हुआ, तो कम है, तो 10 माइनस 8 इक्वल टू, तो माइनस में चल जाएगा, -2, तो माइनस क्या हुआ, हानि हुआ, हानि हुआ। यही और प्रॉफिट कहते हैं, एक लेखांकन अवधि में खर्च की गई राशि से आय अधिक हो तो उसे प्रॉफिट कहते हैं। अगर एक लेखांकन अवधि में खर्च की गई राशि से आय कम हो तो उसे हानि कहते हैं। इस तरह आप लोग समझ लेंगे। अब ये हो गया, अब उसमें क्या बच रहा है हम लोग देखे थे, ये हो गया, प्रमाणक हो गया, लाभ हो गया, हानि हो गया। अब हम लोग को बट्टा पहुँचा, बट्टा उसमें एक वीडियो में हम थोड़ा सा कवर अप किए थे, लेकिन उसको पूर्ण रूप में नहीं देख पाए थे। बट्टा, बट्टा डिस्काउंट, डिस्काउंट, बट्टा, देखो बट्टा डिस्काउंट कब हम देते हैं, समझने की बात है। बट्टा डिस्काउंट हम कब देते हैं, अगर व्यवसाय में मेरे दुकान में अगर डिस्काउंट, मान के चलो हम दुकान खोले, उसमें डिस्काउंट कब देगा, जब मेरे पास ज़्यादा कस्टमर बुलाना हो या ज़्यादा बेचना हो। ज़्यादा बेचने के लिए, ग्राहकों को मतलब रिझाने के लिए, ग्राहकों को अपनी तरफ बुलाने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के डिस्काउंट ऑफर निकालते हैं। डिस्काउंट ऑफर से हमारा माल अधिक विक्रय हो, इसीलिए नगद की ज़्यादा प्राप्ति हो, इसीलिए हम लोग डिस्काउंट देते हैं। इसको हम लोग एक लाइन में लिख लेंगे, व्यवसाय में अधिक मात्रा में माल विक्रय करने एवं नकद प्राप्त करने हेतु दी जाने वाली छूट बट्टा कहलाती है। क्या कहती है, बट्टा। व्यवसाय में अधिक मात्रा माल विक्रय करने हेतु नगद प्राप्त करने हेतु दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। स्टार्टर ये दो प्रकार का होता है, ये दो के होते हैं। इसको इस तरह करके लिख लेंगे। दो प्रकार के कौन कौन होते हैं, एक होता है व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। नगद बट्टा, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा, कैश डिस्काउंट। ठीक है, दो प्रकार होता है। व्यापारिक बट्टा का प्रयोग कब करते हैं, विक्रय बढ़ाने हेतु। विक्रय बढ़ाने हेतु। और नगद बट्टा कब करते हैं, जब नगद को ज़्यादा, नगद जल्दी नगद राशि प्राप्त करने हेतु। कैश डिस्काउंट, नगद करने हेतु। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो तो व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। इसमें तो विक्रय बढ़ाने हेतु व्यापारिक बट्टा देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, और नगद डिस्काउंट को देते हैं, नगद प्राप्त करना, जल्दी नगद प्राप्त करना। सूची, इसमें जो होता है सूची मूल्य, सूची मूल्य जो प्रिंट प्राइस होता है,
दिया जाता है। इसमें तो क्या था, नगद बट्टा होता है। इसमें व्यापारिक बट्टा क्या होता है, बड़ा बचे शेष मूल्य पर दिया जाता है। इसका प्रविष्टि नहीं करते हैं, ठीक है, इसका एंट्री प्रविष्टि नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को प्रविष्टि करते हैं, प्रविष्टि करते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें देख लेंगे। इसका विक्रय बढ़ाने हेतु ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, और जल्दी नकद प्राप्त करने हेतु कैश डिस्काउंट देते हैं। यह सूची मूल्य में प्रिंट प्राइस पर दिया जाता है, व्यापारिक बट्टा, ठीक। और ये नगद बट्टा क्या होता है, व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद शेष मूल्य पर दिया जाता है। इसकी एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री नहीं करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल रमन ने 10,000 रुपया का माल अमन को 20% व्यापारिक बट्टा पर बेचा, ठीक है। बेचा, व्यापारिक बट्टा बेचा मतलब उधार बेचा, व्यापारिक बट्टा बेचा। तो ये कितने बेचा, 20,000 रुपया। इसका 10,000 रुपया है, तब 20% इसका व्यापारिक बट्टा पर बेचा। तो कितना इसका हो, कितने पर अमन को बेचा, भविष्य में अमन को कितना भुगतान करना पड़ेगा, 20% व्यापारिक बट्टा हो गया था 10,000 बटे 100 गुणे 20 कट गया, मतलब 2,000 व्यापारिक बट्टा हुआ। तो अमन को भविष्य अमन को देना है कितना, 8,000 रुपया, 8,000 रुपया चुकाना है, अमन को देना है 8,000 रुपया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, इसी पर आधारित। ये हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये व्यापारिक बट्टा पर हो गया। नगद हम कैश डिस्काउंट देख लेंगे, कैश डिस्काउंट, हम लोग कैश डिस्काउंट क्वेश्चन देख लेंगे। रमन को 20,000 रुपया का माल 20% व्यापारिक बट्टे तथा 5% नगद बट्टे पर माल बेचा, ठीक है, माल बेचा, नगद बिक्रा। ठीक है। अब देखो, इसको 20% घटाने के बाद भी 5% इसको डिस्काउंट मिला है। तो 20% घटाने के बाद मतलब 20,000 का बटे 100 गुने 20%, ठीक है। 20% मतलब काट दिए, 2 दूना 4, इसको तो 4,000 है ना, 4,000 व्यापारिक बट्टा हुआ, 4,000 व्यापारिक बट्टा हुआ। अभी 4,000 व्यापारिक बट्टा हुआ, तो 20,000 में से 4,000 घटा लेंगे तो कितना पैसा बचा, 16,000 रुपया। 16,000 रुपया पे उसको बेचा, लेकिन इस पर भी उसको 5% इसको कितना मिला, 5% कैश डिस्काउंट मिला। 5% क्या मिला, कैश डिस्काउंट। 5% कैश डिस्काउंट मतलब 5% ये भी घटा देंगे,
5% ये भी घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कैश डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 6×5 0, 6×5 30 के 0, 5×3 8, 800 रुपया कैश डिस्काउंट। और इसका 1600 को 5% कितना हो गया, 800 रुपया कैश डिस्काउंट। तो इसको तो हो जाएगा 16,000 माइनस 800 इसको तो कितना रुपया हो जाएगा, 15,200। ये होगा रिसीव, ये होगा ये रिसीव होगा कैश, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। रमन को 20,000 रुपये का माल 20% व्यापारिक भट्टे तथा 5% नगद भट्टे पे माल बेचा गया। तो 20,000 का 20% हम निकालेंगे तो 20% कितना होगा, 4,000। 4,000 रुपये व्यापारिक भट्टे उसको मिल गया, 4,000 रुपये घटा देंगे तो कितना हुआ, 16,000 रुपये। 16,000 रुपया, अब 16,000 रुपये उसको देना है, लेकिन 16,000 पर भी 5% कैश डिस्काउंट, 5% नगद भट्टा मिला। तो 5% नगद भट्टा मिला तो इसमें से 16,000 में का 5% कितना हुआ, 800 रुपया। 800 रुपया उसको माइनस करेंगे तो टोटल कितना, 15,200 रुपया। इससे रिलेटेड आप लोग को 2 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग एक क्वेश्चन बना के खुद मतलब इसका आंसर दीजिएगा। लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। 10,000 रुपया का माल 5% बट्टे पर कमल को उधार बेचा गया। मतलब कमल को कितना देना है, इसका आंसर आप लोग बनाएगा, HW पर रहेगा क्वेश्चन 1 नंबर। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाकर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। लोग 50,000 रुपया का माल 10% बट्टे पर तथा 5% नगद बट्टे पर पवन को बेचा गया। पवन को कितना नगद देना है, ये क्वेश्चन हो गया। ये होमवर्क में हो गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका होमवर्क बना के आप लोग दीजिएगा, ठीक है। अब एक छूटा है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संपत्तियों का प्रकार। यही था कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संपत्तियों के कितने प्रकार, ठीक है। यही छूटा है, इसको देख लेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संपत्ति को 2 भागों में बांटा गया है। एक गैर चालू संपत्तियां, गैर चालू संपत्तियां, एक होता है चालू संपत्तियां। ठीक, ये 2 प्रकार में बांटा गया। वे संपत्ति जो दीर्घ अवधि के लिए व्यापार में रखी जाती है गैर चालू संपत्तियां कहलाती है। वे संपत्तियां जो दीर्घ अवधि के लिए व्यापार में रखी जाती है उसे गैर चालू संपत्तियां कहते हैं। या इस तरह कह देंगे, वे संपत्तियां जिनको एक लेखांकन अवधि के भीतर में नहीं बदला जा सकता उसे गैर चालू संपत्तियां कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लैंड, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्स एसेट हो गया। गैर चालू संपत्ति मतलब फिक्स एसेट हो गया, जिसे एक लेखांकन अवधि में हम नकद में नहीं बदल सकते। या वे संपत्ति जो दीर्घ अवधि के लिए व्यापार में लगाया जाता है गैर चालू संपत्तियां कहते हैं। और चालू संपत्तियां जैसे एक लेखांकन अवधि को अंदर नकद में बदला जा सकता है उसे चालू संपत्तियां कहते हैं। चाहे वे संपत्ति जो अल्प अवधि के लिए व्यापार में रखी जाती है उसे चालू संपत्तियां कहते हैं। इसमें उदाहरण में
इस एक एग्जाम्पल हो जाएगा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, स्टॉक, ETC। ठीक, मतलब इसे चालू संपत्ति, जो हम लोग संपत्ति के बारे में हम लोग पढ़े हैं वही चीज़ है, लेकिन उसको दो भागों में, मतलब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संपत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। बोला गया गैर चालू संपत्ति का, एक को चालू संपत्ति। गैर चालू संपत्ति वही फिक्स एसेट्स हो गया और ये करेंट एसेट्स हो गया। इसमें नॉन करेंट एसेट्स हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए इसलिए यही समाप्त करेंगे। ठीक, और आपको मेरा मेहनत या मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप कंटिन्यू आप पढ़ते रहें। इसी तरह आप लोग को हम पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, बिना इधर-उधर भटके हुए, बिना बात सुने हुए पढ़ाई में मन लगाएं। फ्यूचर अभी बहुत दिन देखना बाकी है, इसलिए हम लोग पढ़ाई में मन लगाएं, कहीं से पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें। हमारा ये बेस्ट विशेष है। इसलिए आज चैप्टर फर्स्ट जो है, आज ये लास्ट कक्षा है, चैप्टर फर्स्ट खत्म हुआ। कल से हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे जिसमें लेखांकन के सैद्धांतिक आधार देखेंगे। थैंक यू।